उमाकांत सर, जो जी रिजल्ट मध्य प्रदेश में जैसा दिखाई दे रहा था वैसा ही ये कमाल जो अभी टैली में दिख रहा है, बदलेंगे पलटेंगे वो अलग बात है, क्या और आगे जाएगा क्या पीछे आएगा अलग बात है। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में जो पैसे वाली कहानी काम कर गई थी, क्या वो कहानी यहाँ पर भी काम करती हुई दिखाई दे रही है बिहार के भीतर? देखिए, यहाँ तो कोई कहानी नहीं है। यहाँ तो एक ही कहानी है कि भारत का चुनाव आयोग है, ज्ञानेश कुमार है जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, जो कुछ महीनों पहले रिटायर होने के पहले वो अमित शाह के निजी सचिव थे, सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट के, उनके अधीन उनके स्टाफ का हिस्सा थे वो, और उनको बना दिया गया। तो उनसे आप कैसे उम्मीद करेंगे ऐसे व्यक्ति को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसमें अपोजिशन के खिलाफ, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ जहर उगलता है, और उसके खिलाफ उसके बाद जो उनका जो आचरण देखिए कि एसआईआर की प्रक्रिया कुछ हफ्तों पहले, चार चार 7-8 हफ्ते पहले एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में शुरू करते हैं, और 7.5-8 करोड़ वोटर का जो एसआईआर हुआ है वो नंगा नाच तो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से एक हॉल में बिठा करके लोगों से फॉर्म भराए गए। और दूसरी बात कि जो 21 लाख वोट बढ़े हैं, नए वोटर बढ़ाए। आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि जनवरी 2025 में चुनाव की तैयारी के पहले जो सारे राज्यों में जो रूटीन चेकअप होता है, रिवाइज होता है, रिवीजन होता है, वो रिवीजन बिहार में भी हुआ। और उसमें क्या हुआ कि उसके बाद 79 लाख वोट काटे गए। जो आंकड़े हैं 79 मतलब करीब करीब 80 लाख वोट, अगर हम मोटे मोटे तौर पर कहें। और इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है कि जिनके वोट कटौती की गई वो कौन थे, क्या कारण था। जिनके वोट काटे गए मेरी समझ से कम से कम 30-35 लाख, एग्जैक्ट अगर मैं बोल गया हूँ, लाखों की तादाद में वोट काटे गए। एक बात ठीक है, वोट काटे आपने। अब आप चुनाव पर आइए। चुनाव के पहले आपने 10,000 करोड़ रुपए, तो सॉरी 10,000 रुपए आपने खातों में डाले, जो 6,700 ऐसे कुछ रकम है। सवाल ये है कि ये आपने किसको दिए? ये आपने वोट खरीदने के लिए दिए, महिलाओं के खाते में डाले। अच्छी बात है कि महिलाओं की मदद होनी चाहिए, गरीब महिलाओं की मदद होनी चाहिए, लेकिन उसकी टाइमिंग देखिए आप। तो आपने डाले। अब जो है, भारत तो धर्म और भगवान में बहुत विश्वास करने वाले लोग हैं। अगर किसी ने 10,000 रुपए दे दिए तो कई महिलाओं ने, मैं तो वैशाली, लालगंज, मुजफ्फरपुर, पटना, ये सारे देहात में घूम के आया जून में और अगस्त में। तो मतलब महिलाओं को लगता है कि भाई कुछ ना कुछ पैसे देने की हमें वादा किया गया है, देखेंगे, और पैसा मिल गया। उसका महिलाओं ने कहा कि हम तो जिसने पैसा दिया है उसको वोट करेंगे, ऐसा भी महिलाओं ने कहा। तो ये जो चीज है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कि दो पहलवानों को आप मैदान में उतारे, एक पहलवान को भूखा रख दें 1-1.5 महीने तक, और एक पहलवान को आप कुश्ती होने के आधे घंटे तक खिलाते पिलाते रहेंगे, तो उम्मीद कर सकते हैं हर आदमी यही सोचेगा कि जो पहलवान मोटा आ जाए वो चुनाव, वो कुश्ती जीत जाएगा। तो ये चुनाव फ्री एंड फेयर इलेक्शन है ही नहीं। जिस तरह से होम मिनिस्टर वहां डेरा डाले रहे, क्या करते रहे, दिल्ली ब्लास्ट कैसे हो गया, ये सीमाओं की सुरक्षा किसके हवाले है? वो देश के होम मिनिस्टर हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बने रहे, किसने रोका उनको? लेकिन आप गृह मंत्रालय का पद किसी को दे करके आप चुनाव के इंचार्ज बन जाइए, कौन रोक रहा है आपको? तो ये जो सवाल हो रहे हैं, ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे बहुत अहम है। मुझे लग रहा है कि बिहार का चुनाव कोई भी जीते, चाहे वो आरजेडी जीत जाए, महागठबंधन जीत जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा ये कहना है कि बिहार की जो चुनाव प्रक्रिया है हरियाणा की जो चुनाव प्रक्रिया से बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। महाराष्ट्र में जो बंगलिंग की गई, जो हेरा फेरी की गई, 1 करोड़ वोटर बढ़ा दिए गए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में। तो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कैसे कर सकते हैं? ये स्वतंत्र चुनाव, ये तो पाखंड हो रहा है, ढकोसला है, झूठ है। अगर ये कुछ हो रहा है इसको आप स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कहते हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग को आप स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कहते हैं, सरकारी मशीनरी के बेजा इस्तेमाल को, मंत्री जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया, आचार संहिता की उल्लंघन किया,
अब आप कह रहे हैं कि घुसपैठ एक मुद्दा है बिहार चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी का घुसपैठ मुद्दा था। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। नहीं नहीं सर, वो और ये मैं जो आप, सामने पीसीआर को, हाँ, पीसीआर को कुछ कह रहा था, आप बोलिए सर। हाँ, ये जो सायरन बज रहा है, ये कहाँ बज रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इससे डिस्टरबेंस हो रहा है बोलने में। तो अच्छा कहने ठीक का है। मतलब ये है, हाँ जी जी जी, कहने का मतलब ये है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल गोलमाल है। कोई जीते कोई हारे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा ये, क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन को 35 साल से देखता रहा हूँ, कवर एज ए रिपोर्टर कवर करता रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि अब आप, ये जो ये जो सर्वे हुए, एग्जिट पोल, चुनाव के दिन वोटिंग हो रही है, और आप जो है एग्जिट पोल के सर्वे आउट कर दिया आपने कि ये जीत रहा है, ये आगे, ये आगे। ये तो एफआईआर इसमें होनी चाहिए कि लोग लाइन में खड़े हैं। कई क्षेत्रों में लोग लाइन में खड़े हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मेरी रिपोर्ट है कि 8 बजे तक भी लोगों ने वोट डाला। जब 8 बजे तक लोगों ने वोट डाला है, तो 5, 5:30 बजे, 6 बजे आपने ये जो एग्जिट पोल के जो नतीजे कैसे दिखा दिए आपने? ये तो वॉयलेशन नहीं किया आपने, वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की आपने। तो ये जो सारे मुद्दे हैं, ये मुद्दे निश्चित रूप से वॉयलेशन, ग्रॉस वॉयलेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन है। और कोई भी एक्सपर्ट, अब आप कह रहे हैं कि महिलाओं को हमने बाहर आते हुए महिलाओं से बातचीत की। अब आपके पास बिल्ला तो नहीं लगा हुआ कि आप कौन है। महिलाएं तो भाई, जिससे 10,000 रुपए 4 दिन पहले मिला है, वो कहेंगे हम तो राजद को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, मोदी जी को वोट दिया। वो क्या कहेंगे कि हमने उसको वोट दिया, तेजस्वी कुमार को या माले को वोट किया, ये कहेंगे वो लोग। वो तो भाई जिसका डंका बज रहा है, और ये जो लोग हैं, जो सर्वे आए पहले चरण के, जो एग्जिट पोल को जो हुआ, वो तो ऐसा लग रहा था कि उनको एक ही बस में बिठा के, एक ही हवाई जहाज में बिठा के, एक ही होटल में टिका के, उनका नाश्ता पानी डिनर सब साथ हुआ, और पोलिंग बूथ पे भी एक ही जगह उनको ले गए, एक ही लोगों से उनकी बात कराई। तो ये तो मजाक है, नाटक है, पाखंड है। मैं इसको नहीं मानता कि, और ये जो चुनाव बिहार के जो नतीजे आ रहे हैं, ये धरातल में जो स्थिति है, धरातल में जो हो रहा था, धरातल से जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही थी, सीधा सीधा उसके विपरीत है। संसाधनों का बेजा इस्तेमाल हुआ, रुपए बांटे गए, नोट बांटे गए, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आप ही जज बने हुए हैं, आप ही मुस्लिम बने हुए हैं, आप ही जेलर बने हुए हैं। तो कहाँ न्याय की उम्मीद आप करेंगे? और ये लोकतंत्र का, पहले ये होता था, हमने भी बिहार के चुनाव के बारे में सुनते थे, वहां मैंने इस तरह से इलेक्शन तो नहीं कवर किया था, लेकिन सुनते थे कि वहां मतपेटी को उठा के ले जा भाग जाते हैं। इटावा, मैनपुरी, यूपी में भी इस तरह से, हमारे उत्तर प्रदेश में भी कई जगह ये होता था। लेकिन ये पहली बार हुआ कि पूरे राज्य को ही आप उठा के ले गए, हाईजेक कर लिया आपने, वहां का नतीजा हाईजेक कर लिया। तो ये इसलिए नतीजा हाईजेक कर रहे हैं आप, कि सारी जो संस्थाएं हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे वो कोर्ट्स हो, कचहरी हो, और दूसरी संस्थाएं, पार्लियामेंट का क्या हालत है? मैं तो 1988 से पार्लियामेंट कवर कर रहा हूं। क्या हालत हो गई पार्लियामेंट की? इसकी विश्वसनीयता को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। कहीं कोई संस्था काम नहीं कर रही है, केवल भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसकी मशीन काम कर रही है, उसका तंत्र काम कर रहा है, उसका पैसा काम कर रहा है, उसके वर्कर काम कर रहे हैं, उसकी आरएसएस काम कर रही है, और तो कुछ है ही नहीं। बाकी तो सब डिफंग है। तो यही सब मेरा कहना है कि ये जो भी नतीजे आ रहे हैं, ये नतीजे निष्पक्ष नहीं है। बीजेपी कौन जीत रहा है, आरजेडी जीत जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर निष्पक्षता के बाद भी आरजेडी जीत रही है, तो ये इसको भी मैं चमत्कार कहूंगा। अगर इतने इतने पक्षपात के बाद भी अगर आरजेडी जीते, तो इसका मतलब उनका तो 100% स्ट्राइक रेट होना चाहिए, जो 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 हालत है। तो ये मेरा यही फिलहाल कहना है जी। अब चर्चा आगे बढ़ा जी। एक चीज और पूछना चाहूंगा सर, एक चीज आपने बहुत तफसील से समझाया और दर्शक सुन रहे हैं बहुत गौर से। एक चीज और पूछना चाहूंगा, तो क्या इस सब में सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग को ही कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, इस वजह से अभी जो आंकड़ा ये अपडेट हो रहा है, जिसमें एनडीए 110 दिखाई दे रही, महागठबंधन 85, और कांग्रेस का प्रदर्शन आप देखिए, कांग्रेस 7 पर रहेगी, वीआईपी 3 पर रहेगी। इनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, आरजेडी को तो छोड़िए, कांग्रेस को और वीआईपी से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन वो भी बिहार में ये करते हुए नहीं दिखाई दे रहे।
देखिए देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये हमको ये बात समझनी पड़ेगी और दर्शकों को भी ये बात समझानी होगी कि बिहार में जो ड्राइविंग सीट पे वो आरजेडी है। आरजेडी हम्म। सबसे बड़ी पार्टी है और आरजेडी के हिसाब से ही चीजें चली है, 90% हुआ है। रेजिस्टेंस कांग्रेस की तरफ से जरूर हुआ है, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि लालू प्रसाद जी जिसको चाहते हैं कांग्रेस का टिकट दिला देते हैं। इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार कांग्रेस ने क्या किया कि कृष्णा अलवारू को जो वहां भेजा था, वो इसी ढंग से भेजा था कि भाई कांग्रेस की थोड़ा सा पहचान अलग से बनाओ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो आरजेडी की पॉकेट पार्टी है। तो इसलिए उन्होंने वहां राजेश राम को पार्टी का अध्यक्ष बनाया और अखिलेश सिंह को हटाया और जातिगत समीकरण के हिसाब से उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी आप एक नई शुरुआत करो ताकि हम कांग्रेस पार्टी का संगठन ढंग से मजबूत करें और उसको अपने पैरों पर खड़ा करें। तो कांग्रेस ने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की अपने को, लेकिन इस पर पैरों पर खड़ा करने की कोशिश के तहत मतभेद हुए। आरजेडी और कांग्रेस में समन्वय की भारी कमी थी। आज कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, जीरो बराबर कार्यकर्ता ही मान सकते हैं। मैं तो बिहार में गया जून जून और अगस्त में, तो कार्यकर्ता नहीं, उनके पास नेता बहुत है, टिकट पाने वाले, टिकट बांटने वाले, टिकट लेने वाले और इलेक्शन के टाइम पर एक्टिव करने वाली कुछ लोग उनके पास जिलों में हो रहते हैं। वो इलेक्शन होते हैं तो 15 दिन पहले कुर्ता उर्ता पहन के रेडी हो जाते हैं। सवाल ये है कि आप जनता के बीच में क्या काम कर रहे हैं, आपके लोगों से जो कनेक्टिविटी है वो क्या कर रही है। भाई माले वाले भी तो सीपीआई माले वाले, मैंने 2003 में पटना में तैनात था, पोस्टिंग थी मेरी। तो मैं माले के दफ्तर भी जाता था, बीजेपी दफ्तर भी जाता था, सारी पार्टियों से हिसाब किताब लेता था। माले का जो वहाँ संगठन था, ग्रास रूट लेवल पर गरीबों में जो उनका काम था, वो बड़ा जबरदस्त था। मैंने खुद जा करके सिवान में जा करके और कई जगह देखा कि कैसे वो गुंडों से लड़ रहे हैं। हालांकि वो गुंडे उस समय आरजेडी के साथ हुआ करते थे, तो वो आरजेडी प्रेरित गुंडों से लड़ते थे। अब तो आरजेडी के वो शाखा बन गए, मन उनके साथ है। लेकिन जब मैं 2003-4 में पटना में था, तो तब तो माले एकदम अलग था, उसकी पहचान अलग थी और उन्होंने, उनका ही काम था कि उन्होंने स्थापित सीपीआईएम और सीपीआई जो स्थापित लेफ्ट पार्टी ने, उनको पीछे छोड़ दिया। उनके काम को उन्होंने अपने ढंग से आगे बढ़ाया। तो लेकिन सीपीआई माले का भी इस तरह से कमजोर होना और कांग्रेस का भी कमजोर होना, ये अच्छा संकेत नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि इन पार्टियों को देखना होगा, आत्मविवेचन करना होगा कि कैसे ये जो चुनौतियां हैं, आने वाले हम्म। वक्त की जो चुनौतियां हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनौतियां मिलने वाली हैं, उनकी चुनौतियों का वो कैसा मुकाबला करेंगे। और निश्चित रूप से अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बनती है तो ये बहुत बड़ा झटका होगा। ये न केवल बिहार को झटका होगा, बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी जो बुलडोजर की पॉलिटिक्स कर रही है, जो सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, जो नैरेटिव चेंज करने की राजनीति करती है, और इनके हाथों में इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो चुका है। वो तमाम तरह की जो रिफॉर्म होने हैं, जो देश की जनता को जगाने का काम होना है, उस पर उसको करारा झटका लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, जनसुराज को कहां पर देख रहे हैं? खबर आ रही है कि चैनपुर कारागार से लीड कर रहे हैं उनकी पार्टी। अरे वो एक ही जगह में लीड कर रही है तो चमत्कार है। देखिए सवाल ये नहीं है सर, कि आप एक पार्टी, जैसे जनसुराज है तो जनसुराज ने सर जी किसको किसको नुकसान नुकसान पहुंचाया, पहुंचाया? भाजपा को कि अब ये महागठबंधन को कि एनडीए को? हम्म। लोग अलग अलग तो तरीके उन्होंने, से इसको विश्लेषित करते हैं, कहीं कहते हैं महागठबंधन को, कहीं कहते हैं एनडीए को, कहीं कहते हैं अपर कास्ट वोट उनके साथ चला जाएगा हम्म। या चला गया, कहीं कुछ ऐसा। हम्म। देखिए लेकिन ये देखिए टैली जो जन बता रही है, तो इस टैली में हालांकि बाद में और साफ होगा, लेकिन ये जो टैली बता हम्म। रही है, इस टैली के हिसाब से तो लग रहा है कि महागठबंधन को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। देखिए, जो लोग कह रहे थे पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान, लोग कह रहे थे कि वो चूंकि ब्राह्मण जाति समुदाय के हैं, हाँ। प्रशांत किशोर, तो वो अपर कास्ट जो परंपरागत वोट है, भारतीय जनता पार्टी का अपर कास्ट वोट है, उसको डेंट करेंगे। लेकिन इसमें देखिए, प्रशांत किशोर की जो पूरी पॉलिटिक्स है उसको इस संदर्भ में समझना होगा कि प्रशांत किशोर ने बड़े, जो लोगों को चुनाव लड़वाते हैं और जितवाते हैं, वो भी अपने भी तो घर थोड़ा बहुत तो ठीक करेंगे। लेकिन देखिए प्रशांत किशोर ने क्या किया है कि उन्होंने जाति के हिसाब से उन्होंने भी वोट टिकट दी। मुझे याद है कि पहले उन्होंने जो पहली लिस्ट जारी हुई, तो उनके प्रवक्ता को किसी पत्रकार ने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये किस किस पार्टी के किस किस
किस जाति को कितना वोट दिया आपने, तो उनके पास पहले से एक लिस्ट तैयार थी, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। हमने ओबीसी में इतने यादव खड़े किए, इसने मुसलमान खड़े किए, इतने कुर्मी को दिया, इतने अति पिछड़े को दिया, इतने। तो मुझे आश्चर्य ये हुआ कि यार ये भी जाति की राजनीति में ये भी शामिल हो गए। आपको तो कम से कम जाति से ऊपर उठना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया है कि कुछ जगह तो इन्होंने ऐसे कैंडिडेट खड़े कर दिए कि बीजेपी के लोग थे, वो पहले भाजपा के साथ थे, इन्होंने टिकट दे दिया, वो अगले दिन फिर भाजपा के साथ चले गए। कुछ तो इनका ये था, क्योंकि जो आइडियोलॉजिकल जो फ्रेमवर्क है, ठीक है आप चुनाव जिताने के एक्सपर्ट है, लेकिन जो आइडियोलॉजिकल वैचारिक जो फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क में तो आप बिहार को बाहर निकालने के लिए कोई आपने नई दिशा उस हालत में नहीं दिखाई जैसे लोग आपसे उम्मीद कर रहे थे। तो आपको बिहार को जाति विहीन समाज बनाने की दिशा में काम करना चाहिए था, वो तो नहीं हुआ, ग्राउंड पर तो हुआ ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि अगर इनका कैंडिडेट यादव है, अति पिछड़ा है, तो वो अति पिछड़ा के जो लोग वोट है उससे अति पिछड़ा के वोट काटे तो फायदा क्या, वो जो है बीजेपी को थोड़ी नुकसान हुआ। तो वो उन्होंने महागठबंधन का वोट काटा। अगर मुस्लिम, मेरी बातचीत हुई किशनगंज में, मेरी बातचीत पटना में हुई, बड़े थिंक टैंक है उनसे बातचीत हुई, उनका कहना है कि देखिए इनको मुस्लिम का वोट नहीं पड़ा, इनको अगर 4,000 6,000 भी अगर मुस्लिम वोट पड़ा है तो वो महागठबंधन का वोट पड़ा है। मुस्लिम तो एन ब्लॉक जा रहा है बीजेपी के साथ। तो ये कहना कि उसको अपर कास्ट वोट काट दिया उन्होंने, तो ये बिल्कुल मैं इस थ्योरी को पहले भी नहीं माना, मैंने आज भी नहीं मानूंगा और आने वाले कल पे भी नहीं मानूंगा। देखिए जो अगर जाति बिरादरी कास्ट बेस जाति आधारित राज्य है, वहां पर कास्ट को आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। उसके हाँ, आधार ये पर तो जब वोट पड़ रहा है तो